बेटियां तो होती हैं दो घरों की शान, कि बेटियां तो होती हैं दो घरों की शान, फिर क्यों कुछ माँ बाप हो जाते हैं परेशान, क्यों फेंकना चाहते हैं, क्यों ले लेते हैं उनकी जान, उन्हें क्यों समझ में नहीं आता, यही बढ़ाएंगी उनका मान। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी और कविताओं को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानी और कविताओं पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुनाते हुए। और आज मेरी कहानी का शीर्षक है बेटियां। मौका भी है, दस्तूर भी है, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में हम बेटियों का पूजन करते हैं, कन्या खिलाते हैं, माँ नौ दुर्गा का पूजन करते हैं, जिनका स्वरूप बेटी ही होता है। माँ दुर्गा एक कन्या का ही रूप होती हैं। और आज मैं अपनी इस कहानी को लेकर आई हूँ। उसका शीर्षक है बेटियाँ। अभी मैंने आपको फ्राइडे में एक कहानी सुनाई थी, सच्ची कहानी थी वो, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह एक बेटी के जन्म होने पर उसके घर वाले अक्सर उन लोगों को उस बेटी के जन्म की कोई खुशी नहीं होती है। लेकिन और मेन चीज़ है, हमारे देश में बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर हम अपनी बेटियों को जन्म नहीं लेने देंगे या उन्हें कहीं फेंक देंगे तो फिर आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है हमारे देश में। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ जब पता चल जाता है कि उनकी कोख में एक बेटी पल रही है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं या उसके जन्म लेने पर उसे कहीं फेंक देते हैं। आज मेरी कहानी एक ऐसी ही बेटी के इर्द गिर्द घूम रही है और एक बेटी की मनोदशा क्या होती है उस टाइम, ये सारी बातें मेरी इस कहानी में आप लोग सुनेंगे। इस कहानी में हम नौ दुर्गा का पूजन करते हैं, 9 कन्याएं खोजते हैं कि हमें कहीं 9 कन्याएं मिल जाए, लेकिन जब हम उन बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देंगे, उन्हें मार देंगे तो हमें 9 कन्याएं कहाँ से मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी बेटियां आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मैं आप लोगों को अपनी कहानी बेटियां सुनाती हूँ। और रवि को आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था तो वो थोड़ा लेट ऑफिस से निकला और वो अपनी बाइक से धीरे धीरे आ रहा था। उसे अपने गांव जाने के लिए एक कच्ची सड़क थी जिसको पार करके उसे अपने गांव पहुंचना होता था। उसका गांव उसके ऑफिस से काफ़ी दूर पे था, तो वो रोज़ अपने बाइक से गांव आता जाता था और उसके घर पर उसकी फैमिली रह रही थी। वो रास्ते में आ रहा था और जब कच्चा रास्ता आया तो उसने अपनी बाइक को थोड़ा सा धीमा किया और वो अपनी बाइक से धीरे धीरे आ रहा था कि उसके कानों में कहीं से एक आवाज़ पड़ी। वो रुक गया और वो रुक के इधर उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। वो रुक कर थोड़ा सा सुनने लगा कि कहीं कोई बच्चा रो रहा है। फिर उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो उस बच्चे की रोने की आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ता है। वो देखता है झाड़ियों में एक छोटी सी बच्ची, नवजात शिशु, जो बिछाए हुए कपड़े पर लेटी हुई थी। वो ये देखकर स्तब्ध हो जाता है कि ये इस नवजात शिशु को लाकर यहाँ पर किसने डाल दिया, और वो परेशान हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। वो आवाज़ देता है, कोई है, ये किसका बच्चा है, पर कोई आवाज़ नहीं आती है। वो खड़ा उस बच्ची को देखता रहता है जो रोती रहती है लगातार। तभी वो देखता है उसके गांव के एक बूढ़े काका होते हैं, वो अपनी साइकिल से धीरे धीरे आ रहे होते हैं। वो जब रवि को खड़ा देखते हैं तो वो
उसके पास आके रुकते हैं और उसके पास जाते, कहते क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? तो रवि कहता है काका ये देखो पता नहीं किसकी बच्ची है और पता नहीं कौन यहाँ पे छोड़ के चला गया है इस जंगल में, इस झाड़ी में, और कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, कहीं से कोई कुछ काट ना ले, और पता नहीं कौन सी माँ थी या कौन सा पिता था, किसने यहाँ पे इस बच्ची को डाल दिया है। और मैं बहुत देर से आवाज़ दे रहा हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं इस बच्ची का क्या करूँ, मैं इसे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। काका को समझते देर नहीं लगती कि ये बच्ची को किसी ने लड़की होने की सज़ा दी है, इसको किसी ने, ये लड़की है इस वजह से इसे लाकर किसी ने झाड़ियों में डाल दिया है। वो कहते हैं बेटा इसके माँ बाप ने इसे डाला नहीं है, इसे एक लड़की होने की सज़ा मिली है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे जान पहचान में कहीं कोई अनाथालय है या कुछ है तो तुम वहाँ पर इसको भिजवा दो और वरना ये मर जाएगी। रवि सोचता है थोड़ी देर, वो कहता है काका अगर मैं इस बच्ची को मैं ले लूँ तो इस पर काका कहते बेटा तुम्हारे पहले से 2 बेटियां हैं और इसे तुम ले जाओगे, तुम 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करोगे? तो रवि कहता है कि काका मैं पालन पोषण करने वाला कौन हूँ? अगर उसने मुझे ये बेटी दी है या इस बेटी को मेरे सामने लाके रखा है तो उस ऊपर वाले का कोई ना कोई इशारा ज़रूर है और मैं पालन पोषण करने वाला होता कौन हूँ? बेटियां तो अपनी किस्मत से खाती हैं, बेटियां तो अपनी किस्मत से आगे बढ़ती हैं, तो ये भी जैसे मेरी 2 बेटियों का मैं पालन करूँगा वैसे इसका भी पालन करूँगा। काका की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि बेटा काश इस बच्ची के माँ बाप के दिल में भी तुम्हारे जैसा दिल होता। रवि एक पल सोचता है, वो कहता है काका आप हो तो मैं इस बच्ची को ले रहा हूँ, अगर कहीं किसी ने मेरे ऊपर चोरी या किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया तो आप वहाँ पर गवाही देने ज़रूर आइएगा। काका कहते हैं हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, और तुम ले तो जा रहे हो लेकिन तुम्हारे घर का माहौल भी नहीं अच्छा है, क्योंकि काका उसी गांव के होते हैं। उन्हें पता होता है कि 2 बेटियां होने की वजह से रवि और उसकी वाइफ सीमा को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। वक्त के हाथों दोनों कठपुतली थे और दोनों की ही लड़कियां थीं, पर उन्हें अपनी लड़कियों से बहुत प्यार था। रवि कहता है कि काका जैसे भी होगा मैं देख लूँगा, माँ बाप ही तो हैं, कुछ कहेंगे तो देखा जाएगा, और मैं इस बच्ची को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो उस बच्ची को गोदी उठाता है और उस बच्ची को गोद में लेकर एक हाथ से धीरे धीरे किसी तरह वो बाइक लेकर अपने गांव पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी पत्नी सीमा को आवाज़ देता है, सीमा ज़रा इधर आना। सीमा अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए रहती है। वो आती है, कहती है जी। तो इस पर वो रवि कहता है कि सीमा क्या हमारी बेटियां हमारे लिए अभिशाप हैं? क्या बेटी का जन्म होना कोई अभिशाप है? तो सीमा कहती है ये कैसी बातें आज आप कर रहे हैं, और ये किसका बच्चा लिए हैं आप, और हमारी बेटियां अभिशाप कैसे हो सकती हैं? आप ही तो कहते हैं ना कि हम बेटियां उन्हीं को होती हैं जो एक राजा होता है, और हमारी बेटियां तो हमारे किस्मत में 4 चांद लिखा कर लाई हैं, और किस्मत वाली को ही बेटियां होती हैं, और आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रवि कहता है सीमा क्या 2 बेटियों के अलावा एक तीसरी बेटी का पालन तुम कर सकती हो? तो इस पर सीमा कहती है कि तीसरी बेटी से क्या मतलब है? रवि कहता है ये बच्ची झाड़ियों में मुझे पड़ी मिली, और मैं चाहता हूँ जैसे मैं इन दोनों बेटियों का मैंने पालन पोषण किया है, मैं इस तीसरी बच्ची का भी पालन पोषण करूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? सीमा कहती है कि मैंने तो आपको 7 जन्म आपका साथ देने का वादा किया है, फिर तो एक छोटी सी बात है, और मैं भी एक माँ हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप इसका पालन पोषण मत कीजिए? अगर आप पिता होकर आप इसका पालन पोषण करना चाहते हैं तो मैं तो एक माँ हूँ, और मैं जैसे अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही हूँ वैसे ही मैं इसका पालन पोषण करूँगी। आपको कभी भी मेरी बेटियाँ और इस बेटी में कभी भी कोई अंतर नहीं दिखेगा, ये मेरा आपसे वादा है।
रवि बहुत खुश होता है अपनी पत्नी की बातों से। और जब वो उस बच्ची को लेकर आता है तो उसके उसके माता पिता को काफ़ी बुरा लगता है कि 2 बेटियां तो पहले से ही थी, इनको समाज सेवा करने को सूझी है, ये तीसरी बेटी उठा के लेके आए हैं। अरे जिसकी बेटी थी जब उसको परवाह नहीं थी तो इन्हें क्या परवाह थी। वो बहुत सी बातें बोलते हैं। तो इस पर रवि कहता है कि मैं कैसे अपने आँख के सामने किसी नवजात शिशु को रोते हुए नहीं देख सकता था, और मैं कैसे उसे छोड़ के चला आता। उसके माता पिता कहते हैं कि अगर तुम नहीं छोड़ के आ सकते थे तो तुम इसे किसी अनाथालय में दे दो, वहाँ इसकी परवरिश होगी, और तुम्हारी खुद की 2 बेटियां हैं और तुम तीसरी इसका पालन पोषण कैसे करोगे। तो इस पर रवि कहता है कि मैं मतलब भर का थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ और ऊपर वाला तो है ही मेरे साथ। उसने अगर 3 बेटियां दी है तो मैं इन तीनों का पालन पोषण करूँगा। घर में काफ़ी बहस होती है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, और अंत में रवि एक डिसीजन लेता है। वो सीमा से कहता है, सीमा अगर हम लोग यहाँ गांव में रहें तो कल ये बच्ची जब बड़ी होगी तो लोग इसके बारे में सबको बताएंगे, और इस मतलब ये बातें होंगी कि ये इनकी सगी बेटी नहीं है, और इस बच्ची के कोमल मन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ, घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, घर में भी मम्मी पापा काफ़ी तुम्हें सुनाते रहते हैं, और ये हमारी सगी बेटी नहीं है, इसकी वजह से इस बच्ची को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा इस घर में। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं शहर में चलकर कहीं पर रूम किराए पर लेकर वहाँ पर रहता हूँ, और अपने बच्चियों को वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं सब कुछ करूँगा। सीमा अपने पति के बातों से सहमत होती है। वो कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, कल ये बच्ची बड़ी होगी, लोग इससे कहेंगे कि ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, तो इसके कोमल मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसा कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रवि अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को लेता है। घर में काफ़ी झगड़ा और काफ़ी बहस हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी उसे नहीं रोकते हैं कि वो जाए कि ना जाए, और वो क्यों जा रहा, शहर जाएगा तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, 2 बेटियां हैं, कैसे क्या होगा, कोई नहीं रोकता है। और रवि यहाँ पर अपने बच्चों को लेता है और शहर आ जाता है। शहर में वो एक रूम लेता है और वहाँ पर बहुत ही कम खर्चों में अपने खर्चे को चलाने की कोशिश करता है। वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए। बड़ी बेटी स्कूल जाने लगती है, छोटी थोड़ी छोटी रहती है, और तीसरी बेटी तो बहुत छोटी रहती है। रवि और सीमा अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर रहे थे। वो अपने खर्चों में कटौती करके अपनी 3 बेटियों के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ बचा रहे थे, उन्हें पढ़ा रहे थे, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे। रवि की 3 बेटियां बहुत होनहार थीं, और धीरे धीरे वक्त चल रहा था, और जाने कब रवि की 3 बेटियां जवान हो गईं। रवि की बड़ी बेटी, जिसको रवि ने पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी थी, और दूसरी बेटी जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक टीचर की जॉब कर रही थी, और तीसरी बेटी थी रूपा। रूपा जैसे नाम था वैसे ही वो बहुत खूबसूरत थी। रवि को अपनी 3 बेटियों पर बहुत गर्व था। रवि गांव में बहुत कम आता जाता था। कहीं कोई कुछ फंक्शन है या कोई कुछ है या पिताजी को कोई प्रॉब्लम थी तभी वो आता जाता था, वरना वो घर बहुत कम आता जाता था। रूपा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और जैसे उसका नाम था रूपा, वो खूबसूरत भी बहुत थी। वो अपनी दोनों बहनों की लाडली बहन थी। 3 बहनें बहुत प्यार से घर रहती थी। बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। छोटी बहन और रूपा दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। रूपा कोई भी गलती करे, कुछ भी करे, तो उसकी बड़ी बहन सब कुछ अपने ऊपर ले लेती थी कि पापा रूपा ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। और रूपा सबसे छोटी थी तो सबसे ज़्यादा दुलारी थी। वो अपने मम्मी की भी दुलारी थी, अपने पापा की भी दुलारी थी, वो सबकी दुलारी थी। वो पढ़ने में भी बहुत ब्रिलियंट थी, और
उसने अभी मेडिकल की परीक्षा दी थी और उसके रिजल्ट आने का इंतज़ार हो रहा था। सब लोगों को आशा थी कि रूपा का मेडिकल में की हो जाएगा। उसके पापा के पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि जैसे ही रूपा का मेडिकल में हो जाएगा वो लोन वगैरह ले लेंगे और अपनी बेटी को डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। रूपा भी अपने पापा के हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती थी। उसने जी जान से मेहनत किया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा मम्मी उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो देखती थी अपनी बहनों को, अपने पापा मम्मी को, सब उसके लिए सबके दिल में ये बात थी कि रूपा कुछ ना कुछ ज़रूर करे। रूपा का रिजल्ट आने वाला था। घर में एक थोड़ा सा डर का भी रूपा के अंदर डर था कि पता नहीं क्या होगा, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। और वो उसकी बड़ी बहन उसे अक्सर चिढ़ाती रहती थी कि रूपा तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला है, देखना है तुम क्या तीर मारती हो। पापा को बहुत नाज है ना तुम पर, तो देखते हैं तुम क्या तीर मारती हो। और जो है अगर तुम पापा के उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तब मैं तुमको बताऊंगी। तो इस पर रूपा कहती है, दीदी आप मुझे डरा रही हो, हर समय आप मुझे डराती रहती हो और अब देखना मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसकी बहन उससे अक्सर परेशान करती रहती थी और वो अपनी दीदी को अक्सर कहती, दीदी आप देखना मैं आपसे भी आगे निकल कर दिखाऊंगी, आप तो बस टीचर की जॉब कर रही हो, बस वहीं पे रहो और देखना मैं आपसे आगे जाऊंगी। दोनों बहनें अक्सर आपस में लड़ती झगड़ती, आपस में प्यार से रहती। उनके मम्मी पापा अपने बच्चों के परवरिश पे बहुत खुश थे कि उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दी है। और तो इस अक्सर दोनों जब अक्सर बातें करती कि हाँ देखना मैं पापा की हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। तो इस पर उसकी बड़ी बहन कहती है, हाँ हाँ तू तो पापा की लाडली है ना, तो देखना है कि तुम क्या तीर मारती हो। ये उससे बड़ी बहन सौम्या जिसका नाम होता है वो कहती है। शाम तक रिजल्ट आने वाला होता है और घर में सबका एक होता है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। रूपा तो काफ़ी एक्साइटेड भी रहती है कि उसका रिजल्ट कैसे आएगा और क्या होगा, बहुत कुछ वो सोचती रहती है कि शाम को उसके पापा घर आते हैं। वो अपना चेहरा लटकाए रहते हैं, जिसे देखकर सौम्या और रूपा काफ़ी सहम जाती हैं। रूपा को लगता है कि उसका नाम नहीं आया है। वो पापा के लिए दौड़ के पानी लेकर आती है, पूछती पापा क्या हुआ, आप इस तरह क्यों जो है अपना चेहरा लटकाए हुए हैं। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि रूपा ये क्या किया तूने, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और मैंने तुमसे बहुत आस लगाई थी और मैंने बहुत तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, पर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कितना आस था कि तू डॉक्टर बनेगी, हम सबका फ्री इलाज करेगी और लोग कहेंगे वो देखो डॉक्टर के पापा जा रहे हैं, डॉक्टर की मम्मी जा रही हैं। ये बातें रवि एक सांस में बोल जाते हैं रूपा के पापा। तो रूपा का दिल धक से हो जाता है, वो समझ जाती है कि उसका नाम नहीं आया है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि इस पर उसकी बहन सौम्या कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की पढ़ेगी लिखेगी नहीं, ये बस सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रहती है, पढ़ती लिखती तो है नहीं। और पापा मैंने कहा था इसका नाम नहीं आएगा, पर आपको लग रहा था कि नहीं ये डॉक्टर ज़रूर बनेगी, बन गई ना आपकी लाडली डॉक्टर। और पापा आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ना इससे। ये कहकर उसके सर पर वो एक चपत लगाती है प्यार से। तो इस पर उसके पापा वो रूपा एकदम रोने लगती है कि उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका नाम नहीं आया। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। इस पर उसकी मम्मी अंदर आती हैं, वो सबको डांटती हैं, कहती है तुम लोग क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। और मेरी बेटी रूपा तू क्यों परेशान हो रही, तेरे पापा चिढ़ा रहे हैं और तुम्हारी बहन भी चिढ़ा रही, दोनों की मिली भगत है। तुमने तो मेडिकल में तुम्हारा तो नाम आ गया है और तुम अब डॉक्टर बनोगी और तुम्हारे पापा तुमको सिर्फ चिढ़ा रहे हैं।
रूपा पापा को देखती है गुस्से में और कहती है आपने मुझे डरा दिया था और डॉक्टर पहले बनने से पहले ही आप मुझे हार्ट अटैक से मार डालते हैं। उसके पापा और उसकी बहन सौम्या हंसने लगती हैं कि तू तो पागल है, जब तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि तुम्हारा नाम आएगा तो तुम इतना क्यों डर रही थी। वो अपनी दीदी को दौड़ाती है डांटने के लिए, वो पकड़ने के लिए, दीदी आप बहुत गंदी हो। पापा ने कहा तो ठीक है, लेकिन आपको भी जो है मुझे चिढ़ाना ही था। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे, वो खुशी के भी आंसू थे कि उसका नाम आ गया। और वो थोड़ा सा टेंशन में, जब वो उसे पता चलता है कि उसका नाम आ गया, बहुत खुश होती है। पहले तो उसे टेंशन बहुत रहता है कि हाँ उसने अपने पापा के नाम को मिट्टी में मिला दिया। तो इस बार फिर वो मतलब अपने पापा से कहती है कि पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई हूँ। आप हम लोगों के लिए कितना मेहनत करते हो। आपने लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया था मेरी पढ़ाई के लिए। तो मैं खुद को गुनहगार समझ रही थी। ये कहकर वो अपने पापा के गले से लग जाती हैं। सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि किसने कहा, उसके पापा कहते हैं रवि कि किसने कहा कि तुमने हमारा सर नीचा कर दिया। बेटा तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे अपनी परवरिश पर नाज है, मुझे तुम्हारी बेटी होने पर नाज है। तुमने इतने लड़कों के बीच में अपना इतना अच्छा रैंक लाया और मैं तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैंने पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी और सब लोगों ने कहा कि पार्टी चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं सबको पार्टी दूंगा। और मैं इसी वजह से नहीं चाह रहा था कि तुम अपना रिजल्ट देखो, मैं चाह रहा था कि तुम्हारा रिजल्ट सबसे पहले मैं देखूं। रूपा अपने पापा के गले लग जाती हैं और वो कहती है सच पापा। और वो सच पापा, आप जो है आपने जो है मेरा रिजल्ट देखा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। और पर आपने इतनी देर मुझे डरा दिया था और अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं डॉक्टर कैसे बनती। तो ईश्वर उसके पापा कहते तू पागल है, अरे एक डॉक्टर को कहीं कुछ होगा और मेरी बेटी तो डॉक्टर बन के ही हम लोगों का फ्री इलाज करेगी। सौम्या कहती है कि हाँ मैं भी तो फ्री इलाज कराऊंगी इससे। तो वो रूपा कहती है मैं सबका इलाज करूंगी दीदी, पर आप टीचर हो, आप पैसे कमाते हो तो मैं आपसे पैसे लूंगी और वैसे भी मैं छोटी हूँ तो मेरा हक बनता है। दोनों मम्मी पापा और उसकी बहन उसे बहुत प्यार करते हैं। जब उसकी बड़ी दीदी को पता चलता है कि उनकी छोटी बहन ने जो है मेडिकल में अपनी रैंक लाई है, तो इस बार वो भी अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, उसे बधाई देती हैं और कहती हैं देखना ये बहन ये छोटी मेरे घर में सबका नाम रोशन करेगी। वो बहुत खुश होती हैं। सब घर में काफ़ी एकदम पार्टी का माहौल रहता है। रूपा, सौम्या और उसकी बड़ी दीदी तीनों लोग मिलकर केक वगैरह बनाते हैं। सब लोग केक काटते हैं, खाना बनता है, सब लोग खाना खाते हैं। सारी बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार से मस्ती सब लोग करते हैं। और इस पर कहते हैं कि उसकी छोटी बहन उसकी जो बड़ी दीदी होती है सौम्या, वो कहती है अब तो डॉक्टर साहिबा के नखड़े नहीं मिलेंगे और डॉक्टर साहिबा देखना अब ये मेरी तरफ तो देखेंगी ही नहीं। तो इस रूपा कहती है कि हाँ मैं क्यों देखूंगी, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं क्यों देखूंगी। तो दोनों बहनों में आपस में थोड़ा मस्ती मजाक होता है। और पर वो उसके गले में लग के कहती है दीदी इसमें मम्मी पापा के साथ आपका भी बहुत बड़ा योगदान था। आपने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल मेरी पढ़ाई में, मेरे हर काम में आपने मेरा साथ दिया। और अगर मैं आज मेरा नाम मेडिकल में आया है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं आप हैं। सौम्या की आंखें भर आती है, कहती पागल है तू क्या, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वो अक्सर जब पढ़ाई करती थी तो सौम्या उसके लिए चाय कॉफ़ी बनाती थी। रात में वो अकेली जागती तो सौम्या ये कहकर जागती कि हाँ वो उसे नहीं अच्छा लगता सोना, उसकी आंखों में भी नींद आती। तभी वो अपनी बहन को जब पढ़ता हुआ देखती, वो सोचती कि अकेली है, कहीं डर जाएगी और अकेले पता नहीं ये पढ़ पाएगी कि नहीं, तो वो उसके साथ जागती रहती थी।
और जब भी उसे चाय या पानी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसे उठने नहीं देती थी मेज़ से, वो दौड़ के खुद लेकर आती थी। वो कहती मेरा चाय पीने का मन है, क्या मैं तेरे लिए बनाऊं? तो इस पर रूपा कहती हाँ दीदी, मैं पढ़ते पढ़ते बहुत परेशान हो गई हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी बना लेना। पर ये बातें रूपा समझती थी कि उसकी दीदी अपने लिए नहीं, वो खुद उसके लिए कह रही है। काफ़ी दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों बहनें एक दूसरे की जान सब में बसती थी तीनों में। तो और इधर जब रूपा का मेडिकल में हो गया तो रवि ने लोन लिया और कुछ पैसे उन्होंने जो जोड़ बटोर के रखे हुए थे अपने सेविंग के लिए, थोड़ा पैसा था, थोड़ा बेटियों की शादी के लिए था, वो सारे पैसे उठाकर वो फीस जमा कर देते हैं। और वो कहते हैं कि जो है अगर बेटा तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी तब तो थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा, तुम मेहनत करना, पढ़ाई में बहुत मेहनत करना, ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, कल तुम जब डॉक्टर बन जाओगी तो मैं तुमसे वसूल लूँगा। उसके पापा रवि कहते हैं। वो मुस्कुराने लगती है कि हाँ पापा, मैं जो भी कमाऊँगी मैं आप ही लोगों के लिए कमाऊँगी। और इस तरह उसकी पढ़ाई चलती है, उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो उससे भी अपने फीस वगैरह जमा करती है। वो सोचती है कि मेरे पापा के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। और वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में जो है उसे प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। वो एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाती है, वहाँ पर वो मरीजों का काफ़ी देखभाल करती है, बहुत अच्छे से वो हर चीज़ करती है। जहाँ पर उसके डीन और उसके जो भी बड़े होते हैं, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, सब काफ़ी खुश होते हैं। और वो अपने प्रैक्टिस से काफ़ी मतलब पेशेंट के काफ़ी करीब रहती है, पेशेंट का काफ़ी ख्याल रखती है, सारे पेशेंट भी उससे काफ़ी खुश रहते हैं। और अगर कोई बूढ़ा है तो वो उसके पास बैठ के उससे बातें करना, उसका मनोरंजन करना। अगर मान लो कभी किसी बूढ़े या किसी के मन में कोई हीन भावना आ रही है तो तुरंत उस हीन भावना को निकालती थी कि नहीं दादाजी आप सही हो जाएंगे। बहुत प्यार से वो बोलती। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो जो डॉक्टरनी बिटिया है वो भी नहीं आई है, तो अक्सर उसके बारे में पूछते थे। और वो सबसे बहुत प्यार से मिलती, बच्चों के साथ वो बच्ची बन जाती, बूढ़ों के साथ वो समझदार बनकर उनसे बातें करती। अगर कोई पेशेंट दवा नहीं खा रहा है तो किसी तरह उसे दवा खिला देती। वो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रख रही थी। इधर रवि के घर में भी सब लोग काफ़ी खुश थे कि उनकी बिटिया रूपा इतने अच्छे उसे इतना अच्छा कॉलेज मिला, इतना अच्छे से उसने पढ़ाई की, उसे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिला। तो उसके घर में भी सब लोग काफ़ी खुश थे। रवि को लग रहा था उसने जितनी भी मेहनत अपनी रूपा के लिए किया था आज सब कुछ सफल हो गया। उस हॉस्पिटल में रवि के गांव के एक बूढ़े काका आते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो एडमिट होते हैं। और ये बातें जब रवि को पता चलती है कि रवि जो है रवि के गांव के हैं, ये रूपा को जब पता चलती है कि ये उसके गांव के हैं तो वो उनका काफ़ी ख्याल रखती है। उस काका के साथ एक उनकी बेटी होती है और वो उनकी बेटी और वो काका एडमिट होते हैं, उनकी बेटी उनका ध्यान रखने के लिए होती हैं। तो काफ़ी ये उनसे काफ़ी बातचीत करना और काफ़ी उसे लगता है कि मेरे पापा के गांव की, क्योंकि वो कभी गांव नहीं गई रहती है। उसके पापा ही अक्सर गांव जाते हैं, वहाँ से जो भी काम होता वो करके चले आते थे। और वो कभी गांव नहीं जाती थी, लेकिन उसे अपने गांव का नाम पता था। जब भी वो गांव जाने के लिए कहते उसके पापा मना कर देते, बेटा तुम क्या करोगे, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और वहाँ जाओगे तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। कई बातें ऐसी होती थी जो कह के उसके पापा टाल देते थे। लेकिन जब रूपा को पता लगा कि ये पापा के गांव से हैं तो वो उन काका का काफ़ी ख्याल रख रही थी। वो जो आंटी उनके साथ थी वो उनसे भी काफ़ी अच्छे से बात करती, आंटी कोई भी ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा।
वो आंटी उस जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर आती, उस रूम के अंदर आती, वो जो लेडी थी काका की बेटी, वो उसे बहुत ध्यान से देखती। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ये कहानी बेटियाँ अभी भागे ख़त्म होता है। आप देखिएगा रूपा की ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी ये मैं कहानी आप सुनिएगा तभी बताऊंगी। और उस काका से क्या रिश्ता होता है उनका, और वो कौन होती है लेडीज़, ये सारी बातें मैं आपको कहानी के अगले भाग में सुनाऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कहानी बेटियां भाग एक यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, हमारे दिव्यांगम चैनल ने दिव्यांगम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की घोषणा की है, और जिसका सेलिब्रेशन जो समारोह 21 अक्टूबर को होने वाला है। और आप लोगों के प्यार और कृपा से उसमें मेरा भी नाम है। हमारे जितने भी मोटिवेटर और जितने भी प्रवक्ता हैं, सब उसमें सबका नॉमिनेशन है। और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से उसमें मेरा भी नाम है। इसके लिए अगर मुझे वहाँ पे कुछ भी मिलता, कोई भी अवार्ड मिलता है, तो उसके लिए आप लोग वो अवार्ड आप लोगों को मैं देती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मुझे कुछ भी मिलेगा। और मेरी कहानी आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटती है, ऐसी कोई बेटी को कोई अगर फेंक देता है या कुछ करता है, तो प्लीज़ अगर आप सक्षम हैं तो उस बेटी को ज़रूर पालिएगा, ज़रूर पोसिएगा। और अगर आपके आसपास बेटियों का निरादर होता है तो प्लीज़ आप उन माँ बाप को ज़रूर समझाइएगा कि ये बेटियाँ आपका नाम रोशन करेंगी, आपका नाम नहीं ख़राब करेंगी। और ये बेटियाँ आगे चलकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगी। और बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती हैं, वो ऊपर वाला जो होता है उन्हें उनकी किस्मत में पहले सब कुछ लिख देता है कि ये बेटियां आगे चलकर अपना बोझ खुद उठाएंगी। और फिर बेटियां बोझ कैसे होती हैं? बेटियां तो हमारे 2 घरों की शान होती हैं। आज जो लोग बेटियों को मार दे रहे हैं, कल उन्हें एक अच्छी बहू चाहिए। वो बहू आएगी कहाँ से जब बेटियां ही नहीं रहेंगी? तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय।